हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 एग्ज़ाम 2018 में जो एग्ज़ाम हुई थी और उस एग्ज़ाम में जो टोटल दिन एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 30 सेट में आपका एग्ज़ाम हुआ था। देखिए, स्टूडेंट की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसको एक दिन एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक क्वेश्चन पेपर से एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए एग्ज़ाम जो है दिन वो बढ़ता है। 30 दिन एग्ज़ाम हुआ था 2018 वाले एग्ज़ाम में। इस बार पता नहीं कितने दिन एग्ज़ाम होगा, लेकिन जो इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो थोड़ा कम दिन होगा, क्योंकि टेक्नीशियन का जो फॉर्म है वो एएलपी से अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ये सेट 1 है और टोटल आपका सेट 30 तक आएगा। अगला वीडियो जाएगा वहाँ पे सेट आपको 02/30 लिखा रहेगा, फिर 03/30 रहेगा लिखा हुआ। और ये चीज़ हम कंटिन्यू 8 दिन में हम आप लोग करवा रहे हैं। तो आप लोग 8 दिन तक आप हमारे इस वीडियो को फॉलो कीजिए और आप लोग को पूरा तैयारी हम करवा देंगे। तो देखिए, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन सब क्या है। उससे पहले जान लीजिए, आप लोग हमारा स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर से, आप वहां से डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा मेरे द्वारा लिखा गया मास्टर नोट्स ये सब है, ये सब आप मंगवाइए और एएलपी एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं कि एएलपी एग्ज़ाम में जो सब क्वेश्चन आया था उसको देखते हैं। ये 2018 वाले एग्ज़ाम था और यहाँ पे बोर्ड का सेटिंग कुछ इस तरह से करते हैं कि इधर हमें क्वेश्चन दिखेगा और इस साइड हम आप लोग को उसका सॉल्यूशन बताएंगे और सभी सब्जेक्ट का आप लोग बताएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ बताए या फिर साइंस बताए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए क्या कहता है। इसमें से कौन एक एस्ट्रोटॉर्प है? यानी ये जो 75 क्वेश्चन टोटल आपसे पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में, इसमें से क्वेश्चन नंबर आपको मिलेगा 60 मिनट का समय मिलेगा, 60 मिनट। और आप लोग को 60 मिनट के अंदर में पूरे 75 मार्क्स को मतलब कंप्लीट करना होगा। और पिछला बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो कट ऑफ जो थी वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए लगभग हम एवरेज मान के चलते हैं वो 50 नंबर थी, 50-52 नंबर थी। लेकिन इस बार जो है कट ऑफ बढ़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट जैसे जैसे टाइम बीतेगा स्टूडेंट की तैयारी उतनी बेहतर होती जाएगी, लोगों के पास सुविधाएं उतनी बेहतर हो जाएगी, एक से बढ़कर एक टीचर्स आने लगेंगे, नोट्स है, बुक्स है। तो आप लोग इस बार जो है कट ऑफ जो है भले 50 पर रिजल्ट होता है, आप लोग अपना कट ऑफ जो है वो 60 मान के चलिए। आरआरबी कोलकाता का जो कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का 61 था। आप लोग चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC, ST, OBC, एक्स सर्विसमैन या फिर जनरल या AWS, किसी भी से भी आप बिलोंग करते हैं, आप कोशिश कीजिए कि आपका जो रिजल्ट है वो जनरल में आ जाए। ठीक है, इसलिए आप लोग जनरल का कट ऑफ मान के चलिए, ताकि आप लोग कैटेगरी तक अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एग्ज़ाम ठीक से नहीं गया, कुछ क्वेश्चन गलत हो गया, जाना हुआ, तो आपका कैटेगरी वहाँ पे फ़ायदा कर जाए। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए हमारा रिजल्ट जो है जनरल में ही आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन एक एस्ट्रोटॉर्प है? सेप्रोटॉर्प है। ठीक है, तो सेप्रोटॉर्प कौन होता है? मतलब कि जो अपघटक का काम करता है। जो आप लोग जैसे कि प्रकृति में कोई चीज़ होती है, जैसे कि पेड़ पौधे सड़ गए, पेड़ पौधे मर गए या फिर पशु पक्षी मर गए, उसको जो है अपघटन कौन करता है, उसको मिट्टी में कौन मिलाता है? तो वो होता है कुकुरमुत्ता, यानी कि कवक। जो आप लोग खाते हैं ना, मतलब कि मशरूम, वही उसी को बोलते हैं कुकुरमुत्ता। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फरवरी 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये 2018 का करंट अफेयर्स है। ये एग्ज़ाम हुई थी 2018 में, फरवरी 2018। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग को सीखने वाली बात यह है कि एग्ज़ाम आपका हो रहा है कहाँ पे? अगस्त में। अगस्त महीना में आपका एग्ज़ाम हो रहा है और करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कौन से महीने का पूछा जा रहा है?
वो पूछा जा रहा है आपका फरवरी महीने का। तो इसलिए आप लोग को हमेशा हम आपको बोलते हैं कि पिछले 1 साल का आप लोग कम से कम करंट अफेयर्स का पूरा आप लोग तैयारी रखिए। इसके लिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिलती है जो कि 1 साल का आपको करंट अफेयर्स देता है, या फिर आप लोग अगर हमारे क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आप लोग को मिल जाती है मास्टर नोट्स। ठीक है, तो अब देखिए, अभी तो इसका कोई मतलब नहीं, अभी ये क्वेश्चन दोबारा नहीं पूछेगा क्योंकि ये 2018 का करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, अभी चले 2024। तो इसके अनुसार इसका आंसर आपका बी होगा, विवेक देवराय। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब है आपका मैथ का क्वेश्चन। अब देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है, पहले मैथ पूछ लिया, रीजनिंग, मतलब जो सिलेबस में जो देता है ना, जो पहली बार स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसको लगता हो कि मैथ एक साथ आएगा, फिर रीजनिंग आएगा, फिर जीएस आएगा, तो इस तरह से है क्वेश्चन। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन जो आता है वो सब का सब क्वेश्चन आता है मिला करके आता है। ठीक है, क्वेश्चन जो है बिल्कुल मिल करके आते हैं, मतलब सब मिक्स करके आता है ताकि स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाए और 60 मिनट में 75 क्वेश्चन बना नहीं पाए। रेलवे का मकसद यही होता है और स्टूडेंट का मकसद ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम बना पाए ताकि एग्ज़ाम का रिजल्ट अच्छा हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मैथ का क्वेश्चन है। क्या बोलता है, मज़दूरों के 2 प्रकार हैं, पहले प्रकार का मज़दूर और दूसरे प्रकार का मज़दूर। पहले प्रकार के मज़दूर दूसरे प्रकार के मज़दूर से 3 गुना ज़्यादा काम करते हैं। मान लीजिए पहले प्रकार का जो मज़दूर है वो 1 यूनिट काम करता है जो 1 दिन में, तो पहले प्रकार जो मज़दूर है वो 3 गुना काम करता है। ये काम करेगा कितना, 3 यूनिट। ठीक है, ये करेगा 1 यूनिट। ओके, पहले प्रकार के 12 मज़दूर किसी काम को 10 दिन में कर डालते हैं। पहले प्रकार के 12 मज़दूर, पहले प्रकार के 12 मज़दूर, तो देखिए ये एक घंटा में 3 यूनिट काम करता है ना, तो पहले प्रकार के जो है 12 मज़दूर वो किसी काम को 10 दिन में कर डालते हैं। तो 12 गुने 10, 12 गुने 10, 120 यूनिट काम हो गया। इसी काम को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मज़दूर, 4 जो है पहले प्रकार के मज़दूर, तो 4 प्लस 8 जो है दूसरे प्रकार के मज़दूर, तो 8, तो ये जो मज़दूर है वो बट्टा 3 के बराबर हो गया ना। तो 4 तिया 12 8 20, अब 20 गुने इसका वैल्यू कितना आएगा, 3 हो जाएगा ऊपर गुना, 4 तिया 8, सॉरी 4 तिया 12 8 20, 20 6 120, यानी 6 गुने 3, 6 तिया 18 दिन का टोटल काम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को ये चीज़ समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आप लोग हमारे क्लास को ज्वाइन करेंगे तो आपको आ जाएगी समझ में, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप का क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित कर दिए गए थे। अब देखिए हमने आपको बोला क्या कि रेलवे का सिलेबस के अनुसार ऐसा बोला जाता है कि मैथ रीजनिंग, करंट अफेयर्स ऑन जनरल अवेयरनेस और साइंस में से क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन करंट अफेयर्स ऑन जनरल अवेयरनेस में वहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में हिस्ट्री दिया हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, बेसिक जीके, स्टैटिक जीके, ये सब दिया हुआ है। लेकिन उसकी संख्या कितनी होगी, 10 नंबर में ही आपको करंट अफेयर्स प्लस जीएस सब पूछ लिया जाएगा, जिसमें से कि एक क्वेश्चन, और इतिहास सब्जेक्ट में से मात्र एक ही क्वेश्चन पूछा गया था जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अब देखिए सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए आपको पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो हम आपको बोलते हैं कि एएलपी एग्जाम के लिए आप लोग इतिहास भूगोल नहीं पढ़िए तो बेहतर तब भी चलेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है। ये बेसिक क्वेश्चन आपको पहले से भी पता होगा, और अगर आप लोगों को किसी और एग्जाम की भी तैयारी करनी है तो आप पढ़ सकते हैं। एएलपी स्पेशल के लिए आप लोग कभी भी हिस्ट्री ज्योग्राफी मत पढ़िए। अब देखिए, किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा सही, ऑप्शन बी ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1600 की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक दर पर वार्षिक ब्याज कितना होता है। हम आपको परसेंटेज चैप्टर, प्रतिशत के बेसिक रूल पे हम आपको सिखाए हैं। आप लोगों को क्या सिखाए हैं, आप लोग को हम सिखाए हैं कि आप 6 चैप्टर को बना सकते हैं, प्रतिशत, लाभ, हानि, जिसमें कि एक सिंपल इंटरेस्ट भी है। देखिए इसको कैसे, आपको कोई भी फार्मूला PRT/100 नहीं लगाना। क्या करना है, 1600 की 5% वार्षिक, मतलब एक साल में 5% बढ़ता है, तो 6 साल में 6 पर 30% बढ़ेगा। तो 1600 का 30% कितना, 16 या 48, 480 रुपया। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर।
ठीक है, तो क्वेश्चन जो है माइंडली बनाना चाहिए। निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो अब एक होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको आप लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको बोलते हैं परिमेय संख्या, और जिसको आप लोग p/q यानी बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या मतलब जिसका जो है ना वर्गमूल निकल जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा परिमेय संख्या, उसको बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब देखिए कैसे पता करते हैं इसको। देखिए चूँकि बोल रहा है कि संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या, क्वेश्चन पूछने का मकसद ये हुआ कि आप लोग का वो टाइम बर्बाद करना चाहता है, लेकिन हमारा तरीका मानिए आप ऑप्शन पे चेक कर लीजिए। और हम अब देखिए वर्गमूल वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए? इकाई के स्थान पे 1 हो, 4 हो, या फिर 6 हो, या फिर 9 हो, या फिर 0 हो, यही होना चाहिए। तो इकाई का स्थान पे ये हो सकता है, ये हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन ये हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी जो है ना हो ही नहीं सकता, इसलिए हमको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। 2048 जो है वो किसी संख्या का पूर्ण जो है वर्ग नहीं है। इसका मतलब क्या? 2048 जो है एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गई? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई f वायु में है को एक द्रव म्यू जिसका कि म्यू का वैल्यू 4/3 में डुबाया जाता है। द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है? आपको लग रहा हो क्या क्वेश्चन क्या कि यह एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जबकि ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए रेलवे ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि क्या बोल एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई क्या होती है। तो कोई उत्तल दर्पण है, इस तरह से मान लीजिए कोई एक उत्तल दर्पण एक उत्तल दर्पण है। ये जो कर्व एरिया है यह एक दर्पण है, तो इसका फोकल लंबाई क्या होता है? ठीक है, तो इस पे जो मतलब कोई भी प्रकाश की जो किरण पड़ती है वो उधर निकल जाती है, लेकिन यह एक यहाँ पे एक बिंदु बनाती है, काल्पनिक बिंदु बनाती है, इसी को बोलते हैं फोकस। और इसके और यहाँ पे P केंद्र के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकल लंबाई। अब यह लेंस कोई भी इस तरह का जो दर्पण है, अब चाहे इसको आप हवा में रखिए या फिर पानी में रखिए, ये अपना आकार तो नहीं बदलेगा। तो इसलिए इसका फोकस जो लंबाई है वो जो ऊपर में रहेगा वही नीचे में भी रहेगा, चाहे वायु में रखिए या फिर कहीं भी रखिए, क्योंकि यह तो एक ठोस है। ठीक है ना, तो वही चीज़ है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होता है? श्रृंखला यानी सीरीज में रहता जुड़ा हुआ। जब सीरीज में रहता हुआ जुड़ा हुआ तो क्या होता है? अब देखिए सीरीज मतलब क्या कि प्रतिरोध इस तरह से रहता जुड़ा हुआ है ना, करंट का वैल्यू यहाँ पे है और इसका कुछ ना कुछ R1 होगा, R2 होगा। तो जब रहेगा सीरीज में जुड़ा हुआ तो जो R का वैल्यू यहाँ पे, I का वैल्यू यानी करंट का वैल्यू यहाँ पे है, वही करंट का वैल्यू यहाँ पे भी होगा। तो वही करंट का वैल्यू यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब सीरीज में रहेगा जुड़ा हुआ तो करंट नहीं बदलता है, वोल्टेज बदल जाती है। और जब रहेगा आपका समानांतर में जुड़ा हुआ, समांतर क्रम में, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे आप लोग को वोल्टेज नहीं बदलेगा, वहाँ पे करंट बदल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं आप? इस क्वेश्चन में आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि जब रहेगा सीरीज में जुड़ा हुआ तो एक समान रहती है। ठीक है, एक ही समान रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दी गई अनुमानों में से कौन सी कथन में अंतर्निहित है। ठीक है, कथन है आपका ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। आपको कथन क्या है? ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। ठीक है, अब देखिए ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। अब ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति याद रखिए। अब देखिए अनुमान क्या लगाया जा सकता है? एक में ईमानदार लोग नीति बनाते हैं, हर नीति में ईमानदारी होनी ही चाहिए। ठीक है,
दोनों जगह पे नीति की बात की गई है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। क्या बोल रहा है, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ईमानदार लोग नीति बनाते हैं, हर नीति में ईमानदारी होनी ही चाहिए। यानी कि दोनों जो अनुमान है उसमें नीति बनाने की बात कर रही है, जबकि आपका कथन में ये बात का कहीं चर्चा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों अनुमान जो है उसमें निहित नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, 9 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। यानी 9 तो अनुमान 1 और 9 ही अनुमान 2 निहित है। चलिए अरे यार, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यह एक मैथ का सवाल है और मैथ के सवाल में क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है, एक गोले के आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात कितना होता है। अब देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r² h। अब देखिए, और गोलार्ध यानी गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात बताइए। चलिए इसको हम लोग r1 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो कॉमन है उसको कटा सकते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगी। अब इसमें इसके बीच में क्या बोला गया है कि h जो है ना वो त्रिज्या का 3 गुना है। यही बोल रहा है कि उसकी ऊंचाई की 1/3, ऊंचाई का 1/3 त्रिज्या है। इसका मतलब ऊंचाई जो है वो त्रिज्या का 3 गुना होगा। तो यानी r² गुने 3r, ये क्या हुआ, h का वैल्यू, पाई कट गया है। अब देखिए यहाँ पे 4r³ ये आ गया, यहाँ पे r' मान लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/3 तो शंकु की त्रिज्या पूछ रहा है, शंकु की त्रिज्या और इसकी त्रिज्या के अनुपात पूछ रहा है। इसको हम लोग कैपिटल R भी मान सकते हैं, कैपिटल R मानिए तो अच्छा रहेगा। तो देखिए r³ बट्टा ये r³ इधर आ जाएगा बराबर 4/3 इतना हो जाएगा। अब देखिए r/r बराबर 4/3 का घनमूल, यानी कि क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, 4 का घनमूल अनुपात 3 का घनमूल। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कहता है कि ABC, ये इस तरह से आपको सिंबल दिया हुआ है, दिया हुआ सिंबल, इस तरह से आपको सिंबल है दिया हुआ इस तरह से। तो खाली स्थान को भरना है, ABC @*2 इस तरह से है दिया हुआ। यानी कि देखिए जो फर्स्ट में है वो लास्ट में है, लास्ट से सेकंड, फर्स्ट से सेकंड, यानी अपोजिट ले रहा है। ठीक है ना, अपोजिट ले रहा है तो यानी कि $, और E, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट चौथा स्थान, इधर से अपोजिट $, और E, $, और E है ना ये, तो इधर से 1 2 3 4, तो चौथा स्थान पे कौन है, ये वाला है ना, I', मतलब इस तरह से ये हो गया। उसका ये देखिए, ये जो है ना एक स्थान छोड़ के लिया गया है, $, और E के बीच में एक एक स्थान छोड़ा गया है। तो उसी तरह से आपका ये हो जाएगा I, H और व्हाट। तो I, H और व्हाट कहाँ पे है, I, H और व्हाट, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आ रही। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए
क्या कहता है, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, और आप लोगों को इस तरह से का क्वेश्चन जो होता है फर्स्ट राउंड में आप लोग बनाते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए क्वेश्चन को छोड़ना ही बेहतर रहता है। आप एक बार एक राउंड बस आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और फिर आप सोचिए, क्योंकि इसको सोचने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्वेश्चन को पढ़ने में भी ये पूरा स्क्रीन भर देता है वहाँ पे एग्जाम में, तो हो सकता है कोई कोई क्वेश्चन जो है 1 से 2 स्क्रीन पे भी चल जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है, दिए गए प्रश्न पर विचार करें, तय करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। एक्स और वाई में कौन बेहतर नर्तक है। कथन या स्टेटमेंट, एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिया है, वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन दिया है। कथन 1 और दोनों पर्याप्त है। इसमें देखिए हमको क्या लगता है, बेहतर नर्तक के लिए, अब देखिए जो आदमी ज़्यादा संघर्ष किया है इसका मतलब वो थोड़े ना कि वो बेहतर नर्तक होगा, लेकिन इसने ज़्यादा प्रदर्शन किया है, मतलब कि लोगों को पसंद आ रही तभी तो ज़्यादा जगह पे जाकर वो प्रदर्शन किया है, स्टेज पर परफॉर्म किया है। तो आपका आंसर क्या होगा, कथन, मतलब कि कथन 2 जो है वो बेहतर है। ठीक है, तो अकेले कथन 2 पर्याप्त, जबकि एक कथन अपर्याप्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, उस आकृति का चयन करें जो, क्वेश्चन नंबर 13 है ये, क्वेश्चन नंबर 13, उस आकृति का चयन करो जो निम्नांकित समूह से संबंधित नहीं है। अब देखिए जो संबंधित नहीं है, ये 5 पंचभुज के अंदर में षष्ठभुज है, मतलब 4 भुजा के अंदर 3 भुजा है, 3 भुजा के अंदर में 4 भुजा है, 4 भुजा के अंदर में 5 भुजा है। अब आप लोग इसमें देखिए क्या देख रहे हैं चारों फिगर में कि कम भुजा बाहर में है, ज़्यादा भुजा अंदर में है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ज़्यादा भुजा बाहर में है, कम भुजा अंदर में है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में स्टूडेंट जो है जल्दबाजी में क्या करेगा, ऑप्शन बी यहाँ पे दिया हो ना, बी, चित्र बी, तो आंसर मार देगा बी, जबकि इसका आंसर क्या है। अब फिर से देखिए, ऑप्शन ए में ए है, ऑप्शन बी में डी है, ऑप्शन सी में बी है, ऑप्शन डी में सी है। यहाँ पे फंसाता है, और साइको टेस्ट में भी इसी तरह से फंसाता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, अपना नज़र तेज रखना है कि आखिर इसके नीचे में कुछ है तो नहीं। अब यही ऑप्शन का दोबारा ऑप्शन बना दिया है ए बी सी डी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन, मतलब कि ये वाला बी वाला चित्र है, और बी वाला जो चित्र है वो कहाँ पर दिया हो, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु की संख्या, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखिए एक जो परमाणु होता है, तो परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर के कहा जाता है क्या, द्रव्यमान संख्या। क्या बोलता है, द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु की संख्या, परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या में से अगर परमाणु की संख्या माइनस कर दें तो क्या बचेगा, न्यूट्रॉन की संख्या। इस तरह से इसको बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है, अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी। विराट की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, तो आयु वाला जो क्वेश्चन है वो 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विराट और मोहिंदर अब से 7 साल बाद। तो मान लीजिए अभी विराट की आयु जो है वो है x वर्ष, और मोहिंदर की आयु जो है वो है y वर्ष। अभी वर्तमान का आयु है x वर्ष और y वर्ष। 7 साल के बाद यानी x + 7 और y + 7, तो विराट जो है ना मोहिंदर से 2 गुना होगा। ये विराट है, वो मोहिंदर का 2 गुना। मोहिंदर का 2 गुना कौन होगा, विराट होगा। तो अब देखिए यहाँ से हमको समीकरण 1 मिलेगा, तो x - 2y =
14 माइनस 7 यानी कि 7, ये निकल गया हमारा समीकरण 1। अब देखिए समीकरण 2 की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, 5 साल पहले मोहिंदर की आयु यानी कि x माइनस 5 और y माइनस 5, 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी। इसका 2/5, इसका 2/5 से 1 कम, 1 कम कौन था, ये था मोहिंदर। अब इसका वैल्यू निकालिए, तो 2x/5 -1 उधर गया तो मतलब कि चलिए इसको एवं करते हैं, 2x/5 और माइनस 5 कट जाएगा, 5 दूना 10 माइनस 1 बराबर y माइनस 5। अब देखिए तो 2x/5 माइनस y बराबर -5 और ये -11 हो गया, उधर गया तो +11, ठीक है, ऐसे आएगा ना। 2/5 से 1 वर्ष कम थी, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर में भी, यहाँ पे भी इसको शॉर्ट किया जा सकता था। अब देखिए 11 में से 5 घट गया तो बचा कितना, 6 बचे 30 यहाँ पे लिखेंगे और 2x माइनस 5y बराबर 30 यानी 30। अब ये बन गया आपका समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करना आपको। तो चलिए कैसे होगा, चलिए 2x माइनस 5y बराबर 30 यानी 30 यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको 2 से ऊपर गुना करना होगा तो 4y माइनस y कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग यही तरीका यही है, इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 करके आप लोग बना लीजिए। इसका आंसर आ जाएगा आपका 53। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मार्च 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इलाहाबाद बैंक के एमडी और सीईओ कौन थे। तो उस समय जो थी वो था उषा सुब्रमण्यम, 16 का ए हो जाएगा, ठीक है। 17 देखिए, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पे कौन सी गैस निकलती है। ब्लीचिंग पाउडर जो है होता है CaOCl2 होता है, CaOCl2 होता है शायद, तो उसमें से निकलती है क्लोरीन गैस निकलती है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं थैलोफाइटा। वो एक थैला के रूप में होता है, मतलब वो थैला के रूप में होता है, उसको बोलते हैं थैलोफाइटा। ये हो गया ऑप्शन बी। 19 में, सर्च लाइट का परावर्तक कौन है। अब देखिए सर्च लाइट का परावर्तक कौन होता है, कौन सा दर्पण होता है। अब देखिए सर्च लाइट मतलब किसको बोलते हैं, सर्च लाइट। सर्च लाइट मतलब होता है आपका जो टॉर्च होता है ना, टॉर्च को बोलते हैं सर्च लाइट। क्या बोलते हैं, टॉर्च को बोलते हैं सर्च लाइट। अब देखिए टॉर्च किस तरह से बनी होती है, उसकी आकृति, उसकी बनावट पे थोड़ा सा मतलब इस तरह का रहता है ना टॉर्च बना हुआ, है ना। तो टॉर्च में देखिए यहाँ पर रहता है बल्ब लगा हुआ, ये बल्ब रोशनी होती है। और टॉर्च कैसे काम करता है, और यहाँ पर रहता है दर्पण लगा हुआ, यहाँ पर रहता है दर्पण लगा हुआ। तो ये कौन सा दर्पण होता है, ये होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। टॉर्च में होता है कौन सा दर्पण, सर्च लाइट में होता है टॉर्च, और टॉर्च में होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इसमें कि NH4 SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। देखिए परमाणु कैसे गिना जाता है, तो जो इसकी संख्या है ना उस वही जो यहाँ पे 4 2 4 ये सब क्या, ये अणु है। एक अणु में कितने परमाणु, तो वो दिया हुआ है, एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे 4 हो गया, S में कुछ नहीं दिया हो तो उसमें 1 होता है, 4 1 5। अब देखिए ये हॉल में 2 है, मतलब कि 4 को 2 से गुना करना है और आपको यहाँ पे 1 को 2 से गुना करना है। तो देखिए 4 1 5, 5 8 5 13 और 2 15, तो कितना होगा इसमें, ऑप्शन बी यानी कि 15। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, फिर से ये विचार करने वाला है। अब देखिए विचार करने वाला क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ रहा है, ये आपका टाइम बर्बाद करने के लिए एग्जाम में पूछता है।
तो इससे आप लोग को सावधान रहने की ज़रूरत है। और आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, आपको भाषा में पकड़ हो जाएगा, तो ये पूरा बन जाएगा, ईजी बनता है। दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दिए गए अनुमानों में से कौन सी कथन में अंतर्निहित है। कथन है अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। अनुमान है कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान को सामयिक बनाती है। कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान को सामयिक बनाती है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन यानी एक बात बिल्कुल सही है। और ये जो दो नंबर है जो अनुमान है, कार्यशालाएं समय बर्बाद करती है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात जो है बिल्कुल गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक है सही है, दो गलत है। ठीक है, एक निहित है, दूसरा उसमें निहित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। रेनवियर के नोट से सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है। अब देखिए, ये जो है ना, आप लोग मस्तिष्क पढ़े होइएगा तो उसमें एक तंत्रिका तंत्र पढ़ना होता है। तो तंत्रिका तंत्र का एक पार्ट होता है माइलिन क्रीन एक्सोन, और एक्सोन के बीच में एक रिक्त स्थान होती है, उसी को कहा जाता है रेनवियर की नोड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप से है, स्टूडेंट इस क्वेश्चन को शायद नहीं भी बना पाया होगा एग्जाम में, लेकिन रेनवियर की नोड ये हम लोग क्लास 9th में ही पढ़े थे 2009 में, तो हमें याद है ये क्वेश्चन। रेनवियर की नोड माइलिन क्रीन एक्सोन में पाया जाता है, और माइलिन क्रीन एक्सोन जो है तंत्रिका तंत्र का पार्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 23। यदि बहुलक और मध्यिका के बीच अंतर 2 है तो मध्यिका और माध्य के बीच अंतर बताइए। अब देखिए, माध्य मध्यिका बहुलक, माध्य मध्यिका बहुलक क्लास 10th में पढ़ना था, क्लास 10th में पढ़ना था बिहार बोर्ड में। अब देखिए, माध्य मध्यिका बहुलक के बीच में क्या होता है? बहुलक, इसके बीच एक संबंध होता है, बहुलक बराबर 2 मध्यिका, बहुलक बराबर 2 मध्यिका, बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे बहुलक और माध्य के बीच का अंतर, बहुलक और मध्यिका के बीच अंतर 2 है। बहुलक और मध्यिका के बीच के अंतर कितना है? 2। बहुलक माइनस मध्यिका आपको दिया हुआ कहीं पर क्या कि बहुलक माइनस मध्यिका बराबर 2 दिया हुआ है। तो इसमें बहुलक बराबर क्या हो? 2 प्लस मध्यिका, 2 प्लस मध्यिका। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस मध्यिका। ठीक है, बराबर बहुलक बराबर 2 प्लस मध्यिका बराबर 3 मध्यिका, 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। 3 मध्यिका को कैपिटल M लिख लेते हैं, इसको स्मॉल में M लिख देंगे, 2M। अब देखिए, ये मध्यिका को आप लोग यहाँ पे M लिख लीजिए, 2 प्लस M। तो ये M उधर गया तो 2 बराबर 2M माइनस 2M, तो M माइनस M बराबर 1। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ये बहुत ही इजी तो नहीं था, ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन था, ये सब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं बना पाया होगा एग्जाम में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 जो है, ये क्वेश्चन जो है सबको आते हुए भी ये क्वेश्चन सब गलत करके आया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, वो कैसे? क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किसी दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्द के नीचे क्षैतिज रखा जाता है तो उसके द्वारा निर्मित दर्पण छवि क्या होगा? आप स्टूडेंट वो क्या बोल रहा है? दर्पण छवि। दर्पण छवि मतलब क्या कि दायां बन जाएगा बायां और बायां बन जाएगा दायां। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? मान लीजिए यहाँ पे कोई एप्पल है, चलिए एप्पल मान लेते हैं, यह कोई एप्पल है, तो ये जो एप्पल है ना, इसके पास कोई दर्पण लगा दिया जाए, इसके पास कोई दर्पण लगा दिया जाए तो ये एप्पल बन जाएगा कुछ इस तरह का, ये एप्पल कुछ इस तरह का बन जाएगा, और ये इधर घुमा हुआ तो ये घूम जाएगा इधर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे क्या बोल रहा है? जब किसी दर्पण को जब नीचे दिए शब्द के नीचे लगाया जाता है, दर्पण को आपको साइड में नहीं लगाना, आपको दर्पण को यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे दर्पण को लगाना यहाँ पे। तो इसका फिगर कैसे बनेगा? जस्ट वाटर इमेज जैसा बनेगा। ठीक है, तो जस्ट वाटर इमेज जैसा बनेगा इसका फिगर, और इस तरह से बनेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, H जो है नहीं बदलेगा, E नहीं बदलेगा, A का जो मुख है वो ऊपर की तरफ खुल जाएगा, HEA, यानी ऑप्शन C आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या बोल रहा है।
किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है। लाल और नीला का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंद थी तो नीले गेंद की संख्या 36 थी। 44 लाल बट्टा नीला 36 बराबर, अनुपात बराबर है। अब देखिए, यदि नीले गेंद की संख्या 54 हो, नीले गेंद की संख्या 54 हो, लाल बट्टा नीला, तो लाल की संख्या बताइए। तो 18 दूना 36, 18 तिया 54, 2 से 22 बार में, तो L बराबर कितना, 22 तिया 66। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 26, 4 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा, ठीक है। इस पर किया गया कार्य कितना हो, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और ये CBT 2 एग्जाम में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का भी पार्ट है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकती है। अब देखिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा, कार्य, तो कार्य बराबर कौन, ये कार्य बराबर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी, चूँकि वस्तु जो है वो 5 के स्पीड से चल रही है और उसको आपको 10 का स्पीड बनाना है, तो उस पर क्या ऊर्जा लगेगा, काइनेटिक एनर्जी लगेगा। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², ठीक है, हाफ mv²। अब यहाँ पे v तो दिया हुआ नहीं है, तो v का वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों v के स्क्वायर में से माइनस करना पड़ेगा, तो 1/2 इंटू, अब देखिए 4 किलोग्राम, तो 4 गुना 10 का स्पीड करना है, 10 दाहें 100 माइनस 5 पहले से चल रहा है, 5 का स्क्वायर 25, तो 2 गुने 75 यानी कि 150 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इसका, 150 जूल, ठीक है। 26 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उसके डैश का सावधिक स्वभाव माना जाता है। आप लोग आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से एक से लेकर के, तो उसको बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, जिसका की खोज किया था 1913 ईस्वी में मोस्ले नाम का वैज्ञानिक, वो था आधुनिक आवर्त सारणी। लेकिन ये जो है पुराना आवर्त सारणी है मेंडलीव, जो कि 1869 में इसका खोज किया गया था। तो मेंडलीव ने बोला था क्या कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पे हर चीज़ का गुण होता है, जैसे कि इन्होंने परमाणु द्रव्यमान को आधार बना करके उन्होंने अपना उन्होंने अपना आवर्त सारणी बनाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल का 3 गुना है। ऑप्शन में बन जाएगा अंकों के गुणनफल का 3 गुना है। तो देखिए 8 अंकों के गुणनफल यानी 8 चौका 32, 32 तिया 96, ये 96 है, नहीं है। 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, ये 24 है, हाँ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपको CD देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कहता है कि किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं, 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं जो किसी परीक्षा, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किसका दिया हो, औसत का। आपको ALP के सिलेबस में कहीं पर भी एवरेज चैप्टर, औसत चैप्टर का जिक्र नहीं किया गया है, तो स्टूडेंट लोगों को लगता है कि औसत क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं क्योंकि सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। तो हम बार बार बोले हैं स्टूडेंट को कि कॉम्पिटिटिव मैथ का अपना एक अलग ही सिलेबस है और कॉम्पिटिटिव मैथ में से क्वेश्चन आती है। तो आप लोग कॉम्पिटिटिव मैथ को पढ़िए, ना कि जो सिलेबस में दिया हुआ उसको पढ़िए, वो गलत दिया हुआ रहता है, उसमें इनकम्प्लीट रहती है। और कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स औसत के बिना कभी बन ही नहीं सकती है। और जबकि क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछ दिया, और जो स्टूडेंट जो है सिलेबस को बात को माना होगा वो तो इसको नहीं पढ़ा होगा अगर उसका फर्स्ट टाइम होगा तो। अब देखिए 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं, मान लीजिए 9 छात्र हैं और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है, तो 12 नमा 108 नंबर ये लाया, और छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 है, प्लस छात्राओं की संख्या मान लेते हैं x है और इसका एवरेज कितना है, 14 है। ये आ गया कुल मिला के, टोटल इतना हो गया। अब क्या बोल रहा है, सभी छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 13.1 हो। अब सभी छात्र मतलब कितना, अब छात्र मतलब कितना, लड़का भी और लड़की भी, छात्र छात्रा मिला करके कुल छात्र मतलब क्या, लड़का प्लस लड़की,
तो लड़का का संख्या कितना है, 9 लड़का है और x लड़की है, और इसका एवरेज कितना है 13.1। तो ये कुल संख्या बराबर कुल संख्या हो गया। अब इसमें से x का वैल्यू निकालिए, 9 एकम 9, 13 नमा 117, 117.9 अब प्लस 13.1x बराबर 12 नमा 108, 108 अब प्लस 14x, ये 14 आया इधर, ठीक है, 14 आया इधर, तो क्या बन गया -0.8 माइनस 0.9x बराबर ये 8, ये 17 आ गया इधर, तो 9.9 आएगा, 9.9 आएगा। तो एक अंक के बाद दशमलव और एक अंक के बाद दशमलव दोनों कट जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर 11। तो छात्राओं की संख्या कितनी होगी 11। अब क्या बोल रहा है कि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बताइए, तो लड़का तो है 9 और लड़की की संख्या कितना निकला है 11 निकला है, 11 और 9 कितना हो जाएगा 20। आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, दिए गए प्रश्न पर विचार कीजिए और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा पर्याप्त है। क्या राजू को याद, अब देखिए क्या दे रहा है, आपको यहीं पे फाइनल कर देंगे 1 2, आपको ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपको ऑप्शन पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। राजू ने भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया है, चलिए किया है, जो बोल रहा सही मान रहे। राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है, चलो ठीक है, ये बात भी ठीक है। अब देखिए ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए वाक्य 2। अब देखिए राजू को यात्रा करना पसंद है, चूँकि ये इन्होंने चारों दिशाओं में पूरा भ्रमण कर लिया, इसका मतलब क्या पसंद है तभी तो चारों दिशा में गया है, तो ऑप्शन 1 तो चलो ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद है, अब हम दोस्तों के साथ रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़े ना कि हमको पूरा यात्रा करना पसंद है। तो दो क्वेश्चन नंबर ये 2 जो है कथन वो सरासर गलत है, 1 सही है। तो क्या है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल 1 पर्याप्त है, 2 पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 ध्यान दीजिए, दिए गए वेन आरेख के अनुसार कौन सा नंबर लड़के जो एथलेटिक्स भाग लेते क्रिकेट भी खेलते हैं को दर्शाता है। ये इस तरह का जो क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, ये बिल्कुल बोनस पॉइंट होता है, क्योंकि आपके सामने ही आंसर रहता है लिखा हुआ, आपको बस उसको चुनना है। क्या बोल रहा है, इस वेन आरेख में लड़का होना चाहिए, एथलेटिक्स में भाग लेना चाहिए और क्रिकेट भी खेलना चाहिए। लड़का, एथलेटिक्स और क्रिकेट कौन सा है, तो लड़का तो है ये वाला, एथलेटिक्स मतलब ये गोल वाला, और क्रिकेट मतलब त्रिभुज वाला। तीनों में कॉमन कौन आ रहा है, ये संख्या 3, ठीक है, ये संख्या कौन सा 3 आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 वाला कौन सा ऑप्शन है, 3 वाला ऑप्शन कौन सा है 31 में, 31 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 3, 31 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 31 का आंसर आपका हो जाएगा 3। पूरा बन गया, 31 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इकतीस का आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कहता है, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रत्येक का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्याप्त है। कंपनी ABC की बिक्री कैसी रही, कंपनी ABC ने 75,000 साबुन 70 प्रति नग के हिसाब से बेचे, इसका मतलब बिक्री हो रही है। और उत्पादन के क्षेत्र में ABC के पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं है, मतलब ABC जो है कॉन्सेंट्रेट करके बस सिर्फ और सिर्फ साबुन बना रही, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों जो है वो पर्याप्त है। तो उचित जवाब देने के लिए दोनों पर्याप्त है, उचित जवाब देने के लिए दोनों पर्याप्त है, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा आंसर 32 का। चलिए 33 में देखिए, निम्न कहा कि कितने त्रिभुज हैं, ठीक है, कितने त्रिभुज है, तो इसमें कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है 4 + 8, ठीक है, इसका फॉर्मूला है 4 + 8। पहले छोटा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और +4,
8 और प्लस 4, 8 4 12 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 34 प्रतिरोध की ऐसा मात्रा क्या, ये सब बोनस पॉइंट है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा किसको पता नहीं होगा, क्लास 9th का क्वेश्चन है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा होता है ओम। 34 का आंसर बी। यदि 9 × 6 = 45, 7 × 4 = 33, 6 × 4 = 20 हो तो 5 × 3 का मान कितना होगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 9 6 54 होता है। अब देखिए 54 को उल्टा लिख दिया गया है। 7 चौक 28 होता है, 28 का उल्टा लिखा गया नहीं हो तो अब दूसरा चीज़ पर विचार करेंगे। 9 6 54, 54 - 9 यानी 45, 7 चौक 28, 28 - 7 यानी कुछ और हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये कैसे हो सकता है, कितना में हो सकता है। चलिए छोटा चीज़ पे आप लोग ध्यान देंगे। 36 - 16, ठीक है, स्क्वायर करके माइनस किया गया है, स्क्वायर करके माइनस किया गया है तो इसका आंसर क्या होगा। 5 × 25 - 9 यानी कि 16, 16 आपका आंसर हो जाएगा। स्क्वायर करके माइनस किया गया है, दोनों का स्क्वायर कीजिए, आपस में उसको माइनस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36। अब देखिए अभी 45 मिनट बीता है, 10 मिनट तो हम बकवास ही किए हैं और हम खुद भी बना रहे हैं, आप लोग को सिखा भी रहे हैं। तो हमें देखिए 46 मिनट में आपको 36 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा पार्ट होता है कि अगर हमें बनाना होता तो अब तक हम बना चुके होते हैं, ठीक है, हमसे ज़्यादा समय लगता नहीं है। उस विकल्प का चयन का जो तीसरे विकल्प है उसी तरह संबंधित जिस तरह दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंधित है। ये बिल्कुल ईजी है। अंगूठी है, अंगूठी पहना था हाथ में। ये ताज है, ताज कहाँ पहने, सर में पहनिएगा, सिर में। ये महारानी ये ताज पहन लेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होती है। तो न्यूटन का दूसरा नियम है, वो क्या होता है, नकारात्मक त्वरण दूसरा नियम है, बल की दिशा के विपरीत होती है ना। एक स्टूडेंट जो है, कल हम एक वीडियो बनाए थे कि लोको पायलट एग्जाम रेट, उसमें हमने बताया था कि हमारा मास्टर नोट्स आप लोग लीजिए, आपको 90% तक क्वेश्चन जो है एग्जाम में हमारे नोट्स में से आएगी। तो बहुत सारे लोग जो कमेंट कर रहे थे वो बोल रहे थे क्या कि तुम मतलब तुम आरआरबी का मतलब ऑफिस मतलब कि तुम ही क्वेश्चन सेट करेगा क्या, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें कि आखिर तुम कैसे बोल सकता है कि 90% क्वेश्चन तुम्हारे नोट्स में से आएगा, तब तो किसी को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सब तुम्हारा नोट्स ही पढ़ लेगा और हमारे नोट्स को जो पढ़ लेगा उसका रिजल्ट हो जाएगा। तो सच्चाई आपके पास ये है कि आपको फिजिक्स में से एक चैप्टर है गति यानी मोशन पढ़ना है। न्यूटन का गति के 3 ही नियम है, 3 में से कोई एक पूछेगा ही पूछेगा, तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है और वही 3 नियम तो हमारे किताब में दिया हुआ है, हमारे नोट्स में दिया हुआ है। क्योंकि सिलेबस बिल्कुल लिमिट है, चैप्टर का आपको नाम दिया हुआ है और चैप्टर के नाम के अनुसार सारा कंटेंट हम उसमें लिखे हुए हैं, तो क्यों नहीं आएगा 90% क्वेश्चन। अब इसके अलावा कहीं चांद तारा का सिलेबस उठा ले, अमेरिका का सिलेबस उठा ले, तभी तो सिलेबस चेंज कर लेगा, तभी हमारे नोट्स में से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, अन्यथा 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हमारे नोट्स में से ही मिलेगा, ठीक है। तो निगेटिव लोग तो लाइफ में रहेंगे और 99% जो है वो भीड़ लगाने के लिए जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो आप लोग को घबराना नहीं है बिल्कुल, और आप लोग को बिल्कुल तैयारी करते रहना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं और क्या कहता है। नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक है जिसके ठीक पहले कोई संख्या आती है। तो संख्या मतलब क्या, 1 से लेकर के 9 तक या फिर कोई संख्या 1 से 9। जीरो को नॉर्मल भाषा में आप लोग संख्या नहीं मानते हैं। तो बोलेगा ना कि चलो कितना आदमी था, 0 आदमी कभी बोलेंगे। 1 से लेकर 9 तक नॉर्मल भाषा में तो संख्या मतलब 1 से लेकर 9 तक यानी प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो देखिए प्राकृत संख्या यहाँ पे है, तो क्या बोल रहा है, कितने से प्रतीक है जिसके ठीक पहले कोई संख्या, प्रतीक यानी कोई चिन्ह है जो ABCD वाला नहीं, कोई सिंबल है, तो सिंबल के ठीक पहले कोई संख्या आना चाहिए। तो सिंबल के ठीक पहले यहाँ पे एक ये हो गया, और सिंबल के ठीक पीछे कोई संख्या, सिंबल के ठीक पीछे कोई संख्या वो नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, तपस, अभि और ऋषि के बीच एक केक को बांटा जाता है, ठीक है। तपस, ऋषि और अभि के बीच एक केक को बांटा गया। तपस को केक का आधा भाग, ऋषि को 1/3 भाग, शेष अभि को प्राप्त हुआ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो 1 + 2 + 1 + 3, तो 3 6 यानी कि 5/6 केक ये दोनों ले लिया, तो बचा कितना, 1/6, यानी 6 में से 5 भाग ले लिया तो बचा कितना, 1 भाग, 1/6 बच गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, एक लड़की की तस्वीर को देखकर शीशा नाम की एक लड़की ने कहा उसकी माँ
मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है। उसकी जो माँ है ना, मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है। उसकी जो माँ है, मेरे नाना जी की इकलौती बेटी, मेरे नाना की इकलौती बेटी, इसका मतलब क्या हुआ, वो मेरी माँ है। ठीक है, उसकी जो माँ है ना, एक तस्वीर की जो माँ है, मेरे नाना की इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी मतलब मेरी माँ। ठीक है, और उसकी केवल एक बेटी है, और मेरी माँ की जो है ना केवल एक ही बेटी है। इसका मतलब क्या, हम खुद हैं। और कोई